हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारे मेल लीड डॉक्टर शी से होती है, जो कि वाइन पी रहा था। उसके सामने हमारी फीमेल लीड जोई आकर खड़ी हो जाती है। शी उससे कहता है, क्या वाकई में तुम इसके लिए श्योर हो? जिस पर जोई घबराते हुए हाँ में जवाब देती है। इस पर शी कहता है, तो फिर चलो चेक करते हैं, क्या तुम वाकई में एकदम क्लीन हो? और वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर हमें मॉर्निंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर शी अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है बिकॉज उसने एक सर्जरी कंप्लीट की थी। और तभी उसके पास जोई की कॉल आती है, जो कि सामने से कहती है, मेरा नाम जोई है और मैं एक डिजाइनिंग स्टूडेंट हूँ और मैं अपने एग्स सेल करना चाहती हूँ। जिस पर शी कहता है, तुमने गलत जगह कॉल किया है और कॉल को कट कर देता है। अभी सी के पास डॉक्टर वॉन आते हैं और कहते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स पागल हो गए हैं। कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जिसको ओवेरियन निक्रोसिस की प्रॉब्लम थी। अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। पता नहीं ये लड़कियां अपने एग सेल क्यों करती हैं। डॉक्टर वॉन की ये सारी बातें सुनकर सी को जोई की याद आ जाती है और वो जोई को कॉल बैक करके अपना एड्रेस बताकर वहां पर आने के लिए बोलता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर सी और जोई बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, लेकिन सी अचानक से जोई को साइड में धकेल देता है और कहता है, क्या तुम वाकई में इसे करना चाहती हो? तो चलो ठीक है। और वो उसके शोल्डर को बहुत ही टाइटली पकड़ता है। इस पर तो जोई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ करो, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे जाने दो, मुझे इस चीज का रिग्रेट हो रहा है। और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी शी आकर पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें रिग्रेट होने में काफी ज्यादा देरी हो गई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर जोई उससे लगातार माफी मांगना शुरू कर देती है। इस पर वो दरवाजा खोलता है, जिस पर जोई वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इस पर सी सोचता है, अच्छा है मैंने इसे डराकर यहाँ से भगा दिया, अब ये फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। इसके बाद हम जोई को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है, तुम्हारे डैड को सर्जरी की ज़रूरत है और मुझे अभी पैसे चाहिए। इसके बाद तो जोई बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। अब हम शी को देखते हैं, उसका डोर नॉक होता है। वो जाकर जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर जोई खड़ी थी और वो कहती है, मैं वाकई में इसे करना चाहती हूँ। इस पर शी कहता है, मुझे तुम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दूंगा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिस पर जोई बिना कुछ सोचे समझे उसको किस कर लेती है। इस पर तो शी भी उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है और बस फिर क्या था, इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बीच में जोई उसे एक बार रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन शी उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब वाकई में बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, और फिर उसको किस करने लगता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर जोई बैठी हुई थी और शी उसी के पास होता है। शी जोई से कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिस पर वो घबराते हुए कहती है, सिर्फ 50,000। लेकिन शी उसको 1 लाख ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर वो जल्दी से अपने कपड़े उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब हम शी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर वान के साथ होता है। डॉक्टर वान उनकी नेक पर निशान देखकर कहते हैं, लगता है कल रात तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। जिस पर शी को याद आता है कि वो तो जोई के नाखूनों के निशान हैं। एंड वो डॉक्टर वान से कहता है, शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शी को उसके केबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो एक एक करके सभी लोगों को चेक कर रहा था। और तभी यहाँ पर जोई आती है, जो कि आकर कहती है, मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। जोई अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा नहीं था ये मेरा डॉक्टर होगा, और वो वहाँ से जाने लगती है। पर शी उसे रुकने को कहता है और लेट जाने को कहता है। इसके बाद वो उसका चेकअप करता है और फिर कहता है, फर्स्ट टाइम जब किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो इस तरह का दर्द होता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें खाना खाने के बाद ले लेना। इसके बाद ये बंदी हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है, जहाँ पर इसके पास इसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती हैं, कल तुम्हारे डैड की सर्जरी है, मुझे अभी पैसे चाहिए। जिस पर ये उनको पैसे भेज देती है। इसके बाद हम जोई को उसके रूम पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसकी दोस्त आती है और कहती है, क्या तुमको काम की ज़रूरत है? इस पर जोई हाँ में जवाब देती है। अब हम जोई को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त ने उसे वेट्रेस की जॉब दिलवाई थी, जहाँ पर एक नशेड़ी एकदम से उसके पास आ जाता है, लेकिन वो खुद को उससे बचा लेती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और वो कहती है,
और वो कहती है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें ड्रिंक सर्व करनी है। पर ज़ोई कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। पर उसकी दोस्त कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे पिता बीमार हैं, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें ये काम करना ही होगा। इसके बाद ज़ोई एक रूम में ड्रिंक्स लेकर जाती है जहाँ पर एक लड़का होता है, इसका नाम सॉन्ग होता है और ये ज़ोई को पहचान लेता है बिकॉज ये सभी एक ही यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। सॉन्ग वहाँ से सभी को बाहर जाने को कहता है और फिर ज़ोई से बोलता है अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तुम मुझे बोल देती, तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत थी। एंड वो उसको पकड़ लेता है। ज़ोई वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका रास्ता रोककर कहता है तुम यहाँ से कहीं भी भागकर नहीं जा सकती और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पर शिया आ जाता है और कहता है सॉन्ग तुम क्या कर रहे हो, जिस पर सॉन्ग कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और वो ज़ोई को पकड़कर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ज़ोई इस पर इनकार करती है। पर सॉन्ग कहता है अंकल ये बस आपसे शर्मा रही है। इस पर शी अपना कोट निकालता है और सॉन्ग के ऊपर फेंक कर मारता है एंड वो ज़ोई को वहाँ से लेकर जाने लगता है। इस पर सॉन्ग उन्हें रोकता है तो शी वहाँ पर रखी हुई एक बोतल उठाकर उसके सर में मार देता है एंड वो ज़ोई को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं। इस पर शी ज़ोई से कहता है ये सब क्या है। इस पर ज़ोई कहती है मुझे बस कुछ पैसे चाहिए थे। शी कहता है कितने पैसे। वो कहती है सिर्फ 50,000। पर वो कहता है मैंने हाल ही में तुम्हें पैसे दिए थे। इस पर वो कहती है मैंने तुमसे 50,000 मांगे थे लेकिन तुमने मुझे 1 लाख दिए थे, मुझे तुम्हारे बाकी के 50,000 वापस करने हैं। पर यह बंदा अपने मन में सोचता है आखिर ये लड़की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। वो ज़ोई से कहता है तो फिर ठीक है, तुम एक और रात मेरे साथ बिता सकती हो, इससे 50,000 पूरे हो जाएंगे। पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। शी कहता है तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, तुम मेरे साथ रहोगी और मैं बदले में तुम्हें पे करूंगा, मेरे अलावा तुम किसी और के पास नहीं जा सकती। जिस पर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है और कहती है मैं सिर्फ 1 वीक में आपके साथ एक बार ही इंटीमेट होंगी। जिस पर वो ओके बोलकर उसको किस करना शुरू कर देता है। वो उसको रोकती है और कहती है क्या ये सही है। जिस पर वो कहता है बिल्कुल। ज़ोई उसको रोककर कहती है तुम ये घर पर भी जाकर कर सकते हो। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं और वो उसको फिर किस करना शुरू कर देता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। ये दोनों घर पर होते हैं। ज़ोई की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है सी अभी भी सो रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने लगती है लेकिन तभी शी उसे रोक लेता है और ये बंदा इससे पहले रेडी हो चुका था। शी आकर ज़ोई को बैकहक करता है और कहता है तुम्हें जाने की इजाज़त किसने दी है, मैंने अभी तक तुम्हें जाने को नहीं बोला। और तभी वो उसे किस करने वाला था कि डोरबेल बज जाती है और बाहर से आवाज़ आती है अंकल जल्दी से दरवाज़ा खोल दीजिए। इस पर ज़ोई कहती है तुम्हारा भतीजा आया है, जाकर दरवाज़ा खोलो। जिस पर वो उसे अंदर रूम में जाने को कहता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर सॉन्ग खड़ा हुआ था और इस बंदे के फोरहेड पर पट्टी बंधी हुई थी बिकॉज कल रात इसके सर पर वो बोतल जो पड़ी थी। सॉन्ग शी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है ये डैड ने आपके लिए भिजवाए हैं। इसके बाद वो शी से कहता है जैसे कल रात आप क्लब में मुझे अकेला छोड़कर आ गए थे और जिस लड़की को आप बचा रहे थे वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, वो पहले कई बार अपनी बॉडी को सेल कर चुकी है। इस पर शी कहता है मुझे तुम्हारी फालतू की बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो किचन में चला जाता है। तभी सॉन्ग की नज़र रूम के अंदर पड़ती है और उसे ज़ोई की परछाई नज़र आती है, इसलिए वो रूम के अंदर जाने लगता है। पर तभी शी आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था, ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है मैं बस जा ही रहा था। इस पर तो शी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके डैड को कॉल करके कहता है क्या तुम अपने बेटे को थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा सकते हो, अगर तुम नहीं सिखा सकते तो फिर मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। और फिर वो उस बंदे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद ज़ोई शी को थैंक्स बोलती है एंड वो उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है। जब ये बंदी बिल्डिंग से बाहर आती है तो इसे कुई नाम का एक आदमी मिलता है और ये इसको पहले से जानता था। वो ज़ोई से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर ज़ोई कहती है मैं बस यहाँ पर काम करने आई थी। इस पर कोई कहता है वैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में एक इंटर्नशिप है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ। इसके लिए तो ज़ोई एकदम से राज़ी हो जाती है, जिसके बाद ये बंदा उसे इंटर्नशिप दिला देता है और ये अगले दिन कंपनी में पहुँच जाती है। यहाँ पर हम एक वैनी नाम की औरत को देखते हैं जो कि
जोई की सीनियर है और वो जैसे ही जोई को देखती है तो उसे पहचान जाती है, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी में उसकी सीनियर हुआ करती थी। वो जोई के पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर जोई कहती है मैं न्यू इंटर्न हूँ, जिस पर वैनी हंसने लगती है और कहती है तुमने कभी अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया और तुम इस कंपनी में काम करने आई हो। तुम जानती भी हो ये कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है, पहले ज़रा अपने कपड़ों को देखो। एंड वो उसको गरीब बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है मुझे अभी तक पता नहीं था कि इस कंपनी में तुम्हारे जैसे लोग हैं जो कि दूसरे के कपड़े और शक्ल का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि वो वैनी का सीनियर था इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा डांटता है। साथ ही उसे ये भी बोलता है अगर तुमने अगली बार जोई के साथ इस तरह का बिहेव किया तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फायर कर दूंगा। एंड वो जोई को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कोई जोई को हॉस्पिटल में लेकर आता है। हॉस्पिटल को देखकर जोई सोचती है ये तो वही हॉस्पिटल है जिसमें शी काम करता है। कोई कहता है हमारी कंपनी को एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है और हमें इस हॉस्पिटल में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है और ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। पर वो उसे ओके सर बोलती है। इस पर कोई सामने से कहता है मुझे सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा नाम ले सकती हो। और तभी एक पेशेंट को पीछे से लेकर आ रहे थे। कोई जल्दी से जोई को बचाता है। तभी यहाँ पर शी आ जाता है। जोई को शी से मिलवाते हुए कहता है यहाँ के डॉक्टर हैं। जिस पर शी कहता है मैं इस लड़की को जानता हूँ। इस पर कोई शॉक होकर जोई की तरफ देखता है, पर तभी शी कहता है दरअसल मैंने इसका इलाज किया था। जोई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है इसलिए वॉशरूम का बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वो वॉशरूम में आती है तो वहाँ पर 2 नर्स खड़ी हुई थी और वो शी के बारे में ही बात कर रही थी कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, लेकिन उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, शायद वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होगा। इस पर तो जोई अपने मन में सोचती है वो तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और वो कुछ मोमेंट्स को याद करती है, लेकिन फिर खुद से कहती है इस तरह के ख्याल मुझे अपने दिमाग में नहीं लाने चाहिए। अब हम शी को देखते हैं जो कि वॉशरूम के बाहर सुट्टा फूंक रहा था। जैसे ही जोई बाहर आती है तो वो जोई को पकड़ लेता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ने मुझसे ज़्यादा पैसे दिए हों। इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे बॉस हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इस पर वो सामने से कहता है क्या मेरे पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ गए जो तुम वहाँ पर काम करने के लिए पहुँच गई, क्या मैं तुम्हें उतने पैसे नहीं दे रहा। एंड वो उसको किस करता है। इस पर तो जोई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसको डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब जब ये बंदी हॉस्पिटल के बाहर आती है तो हम इसके पीछे वैनी को देखते हैं जिसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ था। वैनी उसको कुछ पैसे देकर कहती है इस लड़की को अच्छा सबक सिखाना, जिस पर वो बंदा हमारी हीरोइन के पीछे चला जाता है। जोई अपने रूम पर आती है। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रही थी कि वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और रूम के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाता है। सबसे ऊपर जो नंबर होता है उस पर कॉल करती है और वो किसी और का नहीं बल्कि शी का नंबर होता है। एंड वो अपने हाथ में एक सीजर उठा लेती है, लेकिन ये लड़का रुकता नहीं और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शी जब कॉल रिसीव करता है तो जोई के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अब हम जोई को देखते हैं जहाँ पर वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है तो वो उसको थप्पड़ मारता है, पर तभी यहाँ पर शी आ जाता है और उसे एक पंच मारता है। इस पर वो कहता है अपने काम से काम रखो, जिस पर शी उसे एक ज़ोरदार लात मारता है। एंड वो जोई से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई। इस पर जोई बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, जिस पर वो कहता है रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ घर पर लेकर चलूँगा। एंड वो उसको गोद में उठा लेता है और कहता है जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर वो अपने लोगों से कहता है मेरे लिए उस आदमी को सबक सिखाओ। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर जोई सी को थैंक्स बोलती है एंड कहती है मुझे किसी होटल में ड्रॉप कर दो। इस पर वो कहता है क्या तुम बाद में उसी जगह पर जाओगी रहने के लिए। इस पर वो कहती है मेरे पास कोई और जगह नहीं है। इस पर वो कहता है तुम मेरे साथ घर पर चलो, जिस पर वो ओके बोलती है एंड वो इसको किस करता है। बाद हम जोई को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। शी उसके पास आता है और बड़े ही प्यार से उसकी चोट पर दवाई लगाता है। जोई कहती है तुमने एक बार फिर से मुझे बचाया।
इसके लिए शुक्रिया। जिस पे वो कहता है तुम दूसरी तरीके से भी शुक्रिया बोल सकती हो। एंड वो उसको किस करने लगता है। ये बंदी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और इसको वही याद आता है जो इसके साथ रूम में हुआ था। इस पर शी कहता है अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। अपने डर को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एंड ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगली सुबह जब शी की आंखें खुलती है तो जोई उसके पास नहीं थी। वो रूम से बाहर आता है तो जोई ने पहले ही ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। कहता है तुमने इतना सब कुछ क्यों किया। जिस पर वो कहती है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, इसे मेरी तरफ से थैंक यू समझ लो। जिस पर वो कहता है थैंक्स तो तुमने कल रात ही बोल दिया था। इसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है और कहता है तुमने वीचैट से मुझे हटा दिया। इस पर वो कहती है दरअसल कल मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था। इस पर वो कहता है मुझे अभी अनब्लॉक करो और दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। जिस पर वो उसे अनब्लॉक करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है एंड शी उसको कुछ पैसे भेजता है। वो कहती है ये पैसे कैसे हैं। इस पर शी कहता है ये कल रात के लिए समझ लो और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लो। उस वाहियात से रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं हमेशा शायद वहाँ तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। इस पर यह बंदी अपने मन में सोचती है इसका मतलब कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक डील ही थी। शी कुछ कहने वाला होता है। जोई कहती है मुझे काम पर जाना है और देरी हो रही है एंड वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जैसे ही ये बंदी कंपनी में पहुंचती है वैनी इसको देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो यहाँ नहीं आऊँगी क्या। इस पर वैनी कहती है क्या उस आदमी ने तुम्हें हर्ट नहीं किया, और वो तुरंत चुप हो जाती है। इस पर जोई कहती है मैंने तो इस बारे में किसी से भी नहीं कहा तो तुम्हें ये कैसे पता। जिस पर वो कहती है मैंने बस कुछ अफवाहें सुनी। और तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है कौन ये इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है, क्या उसको अपनी जॉब से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। जिस पर वैनी जल्दी से वहां से चली जाती है। कोई जोई से कहता है कंपनी कुछ लोगों को अपार्टमेंट दे रही है तो मैं तुम्हें भी दिलवा देता हूँ। इस पर तो जोई काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। इसके बाद ये बंदा जोई को अपार्टमेंट दिखाने के लिए आता है। ये देखकर तो ये बंदी घबरा जाती है बिकॉज उसके सामने वाला अपार्टमेंट ही शी का होता है और तभी यहाँ पर शी भी आ जाता है। कोई कहता है ये अपार्टमेंट किसी और का नहीं बल्कि शी का है और ये इसको रेंट पर दे रहा है। तभी कोई के पास कॉल आ जाती है। वो कॉल रिसीव करने के लिए जाता है। शी जोई को एक बैग देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है, कल रात तुम मेरे घर पर कुछ भूल गई थी। वो जैसे ही उस बैग को चेक करती है तो उसके अंडरगारमेंट्स होते हैं जिससे वो एकदम ही शर्मा जाती है। ये बंदा कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। ये बंदी उसको थैंक्स बोल देती है। तभी यहाँ पर कोई आता है और कहता है वैसे तुमने मुझसे कहा था कि आज रात तुम मुझे घर का खाना खिलाओगी। जिस पर वो कहती है ज़रूर। इसके बाद हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर जोई ने अपने हाथों से बहुत ही सारा खाना बनाया था लेकिन शी तो उसे बार बार परेशान किए जा रहा था। वो अपने पैर से उसके पैर को बार बार टच करता है जिससे जोई बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। इस पर कोई कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, दरअसल कोई मच्छर है। इस पर वो कहता है क्या मैं उस मच्छर को मार दूँ। वो साफ इनकार कर देती है। इसके बाद ये दोनों ही घर से चले जाते हैं। ये बंदी जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रही थी कि शी घर के अंदर आ जाता है। जोई कहती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर शी कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी तरीके से तुम्हारी जितनी भी कीमत हो तुम मुझे बता दो, मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो जोई को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो उसको खुद से दूर करके कहती है मैं अब ये और नहीं कर सकती। इस पर शी कहता है एक बार करने और कई बार करने में कोई फ़र्क नहीं है। जिस पर जोई कहती है मैं इस दलदल से बाहर आना चाहती हूँ इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, शायद तुम मेरी बातों को कभी समझ ही नहीं पाओगे। इस पर शी वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन रात को जोई को कंपनी में देखते हैं। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश आ रही थी इसलिए वैनी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और वो जोई के पास जाकर कुछ डिज़ाइंस देते हुए कहती है तुमने जो डिज़ाइंस दिए थे वो ब्लूप्रिंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसलिए अभी फील्ड में जाओ और वहाँ से अच्छे से सब कुछ चेक करके आओ। जिस पर वो कहती है मैंने 3 बार अच्छे से चेक किया है। इस पर वैनी कहती है क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। पर वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं है। वैनी कहती है क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगी। इस पर जोई कहती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ और ये बंदी बिना अम्ब्रेला लिए बारिश में निकल जाती है।
बारिश में भीगने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि हमारा डॉक्टर आकर इसको बचा लेता है। इसके बाद हम जोई को शी के घर पर देखते हैं। यहाँ पर तबीयत खराब होने की वजह से ये बंदी काफ़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। शी इसके लिए दवाई लेकर आता है और दवाई खाने को कहता है, पर ये दवाई खाने से इनकार कर देती है, जिस पर ये बंदा पहले पानी पीता है और वो दवाई अपने मुंह में रखकर उसको किस कर लेता है। शी वहाँ से जाने लगता है। जोई उसका हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, जिस पर यह बंदा उसके पास बैठ जाता है। जोई उसको अपने करीब आने को कहती है और धीरे से उसके कान में अपने बैंक का पासवर्ड बताकर कहती है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बैंक अकाउंट में से सारे पैसे मेरे डैड को दिलवा देना। जिस पर सी स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ हल्का सा बुखार है, इस बुखार में कोई मरता नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये बंदी इसको ऐसे ही हक करके सो जाती है। तभी जोई के फ़ोन पर उसकी मॉम की कॉल आती है। शी उस कॉल को रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उसकी चुड़ैल माँ चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारे भाई की जॉब लगी है और वहाँ पर हमें रिश्वत देना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है जो बदले में हमें 50,000 देंगे, चुपचाप घर पर आ जाओ। ये सारी बातें सुनकर तो शी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कॉल कट कर देता है। अगली सुबह जब जोई को होश आता है तो वो खुद को शी के रूम में पाती है और वो समझ जाती है कि वो रात भर उसी के रूम में थी और फिर उसे रात की चीज़ें याद आती हैं। तभी यहाँ पर शी आ जाता है और कहता है, तो क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? इस पर वो कहती है, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझे किस तरह से दवाई खिलाई थी। इस पर वो कहता है, तरीका वाकई में अच्छा था। इसके बाद ये बंदी इसको थैंक्स बोलती है। शी कहता है, रात को तुम्हारे फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी। वो चेक करती है तो उसकी मॉम की कॉल होती है। साथ ही बहुत सारे वॉइस मैसेज भी होते हैं जिसमें ये बुढ़िया भर भर कर उसे गालियाँ दे रही थी। शी कहता है, तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकती हो, जिस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं। इस पर शी कहता है, तो क्या तुम वाकई में 50,000 में किसी से भी शादी कर लोगी? तुम्हारी कीमत इतनी ज़्यादा कम है। इस पर जोई नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब ये अपने घर पर आती है और इसकी बात अपनी मॉम से होती है, जहाँ पर इसकी मॉम कहती है, तुम्हें बस मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दिलवा दूंगी। जिसके बाद ये बंदी अपना सामान पैक करती है और अगली सुबह अपने घर के लिए निकलती है। बाहर उसको शी मिल जाती, ये उसको गुड मॉर्निंग बोलकर निकल जाती है। इस पर शी समझ जाता है कि ये अपने घर पर जा रही है, जिस पर वो कॉल करके किसी को बोलता है कि जोई के घर का एड्रेस का पता करो। जोई जैसे ही अपने घर पर आती है, उसकी मॉम उसे ज़बरदस्ती खींचकर रूम में ले जाती है। वो उसे थप्पड़ मारती है और कपड़े चेंज करने को कहती हैं। ये बंदी कपड़े चेंज कर लेती है। इसे रूम से बाहर लाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का इसे देखने आया था। वो लड़का जैसे ही जोई को देखता है तो कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसके पेरेंट्स तुरंत जोई की मॉम को पैसे दे देते हैं। तभी जोई कहती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जिस पर उस लड़के की मॉम कहती है, क्या इस लड़की को ये रिश्ता पसंद नहीं है? इस पर उसकी माँ कहती है, अरे नहीं नहीं, आप इसको गलत समझ रही हैं। जोई का भाई उसको रूम के अंदर लेकर आ जाता है। वो कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो तुम बदले में मुझे बेच नहीं सकते। इस पर वो कहता है, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही होगी, तो अभी शादी करने में क्या हर्ज है, हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एंड वो रूम से बाहर चला जाता है। जोई बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो जल्दी से अपने हाउस होल्ड की बुक ढूंढने लगती है। पर तभी यहाँ पर इसकी चुड़ैल माँ आ जाती है और कहती है, उस बुक की वजह से ही तो मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी में करके रखा है, भला मैं इतनी आसानी से वो बुक तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। इसके बाद इसकी चुड़ैल माँ इसके साथ झगड़ा करती है और वो इसको ज़ोर से धक्का देती है, जिससे जोई का सर चेयर पर लग जाता है और इसको ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि जोई को कॉल करता है। वो कॉल रिसीव नहीं करती तो वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से जोई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसे चक्कर आ रहे थे और तभी उसकी नज़र रूम के बाहर पड़ती है, जहां पर उसकी ये चुड़ैल माँ उस लड़के से पैसे लेकर उसे रूम के अंदर जाने देती है। ये लड़का रूम के अंदर आ जाता है और कहता है, हम जल्दी पति पत्नी बनने वाले हैं, तो तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और ये बंदा जोई के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। वो जैसे ही रूम के अंदर आता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उस लड़के को पीटता है।
जोई भी जल्दी से उसको हक कर लेती है। इसके बाद वो जोई को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये लड़का उसकी माँ के पास भागकर आता है और कहता है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, जिस पर उसकी माँ कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हाउस होल्डिंग की बुक अभी भी मेरे पास है, मैं इस लड़की को वापस ले आऊँगी, तुम्हारी शादी उसी से होगी। इसके बाद हम जोई को शी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसकी चोट पर दवाई लगाता है। वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था। जिस पर जोई कहती है मैं अपने घर के बारे में बात नहीं करना चाहती। इस पर शी कहता है मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, अब तुम जब भी प्रॉब्लम में होगी तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकती हो, कभी भी और किसी भी टाइम। इसके बाद ये बंदा कहता है मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम इसका रीपे कैसे करोगी। एंड वो उसको सोफे पर पीछे लिटा देता है, जिस पर वो कहती है आपको क्या चाहिए। शी उसके कान में कहता है मुझे बस एक प्रॉमिस चाहिए। एंड वो उसको किस करता है। इसके बाद वो जोई से कहता है तो क्या बताओ अब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। वो इनकार करने वाली होती है कि शी उसके माउथ पर अपनी फिंगर रखता है और कहता है मैं ना नहीं सुनना चाहता, और फिर उसको किस करने लगता है, जिस पर ये बंदी भी सामने से उसे किस करने लगती है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम अगले दिन जोई को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और आते ही कहती है तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी, मेरे साथ चलो। जिस पर वो कहती है आपको इस जगह का एड्रेस कैसे मिला। उसकी माँ कहती है तुम किसी लड़के के साथ भाग जाओगी, तुम्हें क्या लगा मैं एड्रेस नहीं निकलवा पाऊँगी। और वो उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसको वहाँ से ले जाने लगती है। वो इनकार करती है तो उसकी माँ एक जहर की शीशी निकालती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो अभी मैं इस पॉइज़न को पी जाऊंगी और यहीं पर मर जाऊंगी। और वो पीने का नाटक करने लगती है। हमारी हीरोइन उसे रोकती है और कहती है अगर मैं आपको 50,000 देती हूँ तो क्या आप मुझे जाने देंगी। जिस पर ये बुढ़िया रुक जाती है और कहती है तो फिर ठीक है 50,000 निकालो। इस पर जोई कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपको दे दूँगी। जिस पर वो कहती है कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगी। जिस पर जोई कहती है आप इस कंपनी का एड्रेस जानती हैं, ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं कहीं भागूंगी नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगी। एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब हम शी को देखते हैं। जब वो जागता है तो जोई उसके पास नहीं थी। वो बाहर आकर देखता है, हॉल में भी उसे जोई नज़र नहीं आती और वो अपने मन में सोचता है वो फिर से मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से चली गई। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है तो जोई घर के अंदर आती है और कहती है मुझे अभी 50,000 चाहिए, बदले में तुम जैसा बोलोगे मैं करूँगी। इस पर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मैं पैसों के मामले में लालची नहीं हूँ। तभी जोई सामने से कहती है जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारे पैसे चुका दूँगी और फिर तुम्हारे पास से चली जाऊँगी। इस पर शी कहता है तुम मेरे करीब आने से पहले ही जाने की तैयारी कर रही हो। इस पर ये बंदी सामने से कहती है मैं ऐसी ही हूँ। इस पर शी अपने मन में सोचता है ये प्यारी सी लड़की इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बिठा देता है और उसके सामने पैसों से भरा सूटकेस लाकर रख देता है और कहता है इसमें 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख हैं। उसे देखकर जोई अपने मन में सोचती है ये मेरी आज़ादी की कीमत है, अगर मैं ये कीमत ले लेती हूँ तो मुझे सी के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। लेकिन उसको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जोई उन पैसों को लेने के लिए राज़ी हो जाती है। सी सामने से कहता है आज रात 9 बजे ठीक मेरे रूम में पहुंच जाना। इसके बाद जोई उन पैसों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पहले तो भड़क जाती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों की। जब वो उसको बैग देती है तो कहती है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ, इसमें कोई पैसे नहीं होंगे। इस पर जोई उसे बैग खोलकर दिखाती है। पैसे देखकर तो ये चौंक जाती है और कहती है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिस पर जोई कहती है ये आपका मसला नहीं है, इन पैसों को लीजिए और यहाँ से चली जाइए। वो उनको ले जाने लगती है। तभी जोई सूटकेस उठा लेती है और कहती है पहले मुझे हाउस होल्डिंग की बुक चाहिए। इस पर उसकी माँ कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है इन पैसों के बदले वो बुक मैं तुम्हें दे दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस मैं तुम्हारी शादी रोक दूँगी। जिस पर जोई कहती है मैं आपको अच्छे से जानती हूँ कि आप किस तरह की औरत हैं, अगर आप वो बुक नहीं देंगी तो ये पैसे भी मैं आपको नहीं दूँगी। इस पर वो औरत चिल्लाना शुरू कर देती है। पीछे से कोई भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देख रहा था। उसकी माँ कहती है मैंने तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए कितनी मेहनत की, तुम्हारे लिए कितनी सारी किताबें खरीदी और तुम अपनी भाई के साथ ऐसा कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि उसे जॉब मिले और वो काफ़ी ज़्यादा तमाशा करती है। लेकिन
जोई सामने से कहती है अगर आपको ये पैसे नहीं चाहिए तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। इस पर ये बुढ़िया फाइनली उसे हाउस होल्डिंग की बुक दे देती है और उन पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई जोई को घर तक ड्रॉप करने आता है। वो उसको घर के अंदर चलने को कहती है पर वो इनकार कर देता है। कोई उसको कुछ पैसे देता है। जोई पैसे लेने से इनकार करती है पर कोई कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि फ़िलहाल तुम्हारे घर की हालत कैसी है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो इन पैसों को अपने पास रख लो, मेरी तरफ से इनको एक गिफ्ट समझ लो। तभी यहाँ पर शी आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उन दोनों के साथ बहुत ही रूडली बात करता है। इस पर कोई कहता है तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और जोई के बीच कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। जिस पर जोई सामने से कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर शी तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। जिस पर कोई कहता है जोई के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए शुक्रिया। इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। जोई की तरफ देखकर कहता है मुझे लगता है तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। इस पर जोई कहती है बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आज रात को आपको डिनर के लिए इन्वाइट किया था। जिस पर शी बोलता है तुमने सही कहा, इसलिए मैं रेडी होकर आता हूँ। और वो कुई की तरफ देखकर कहता है बहुत रात हो चुकी है, यहाँ खड़े होकर शोर मचाना बंद करो और अपने घर पर जाओ। एंड वहाँ से चला जाता है। कुई जोई से कहता है क्या तुम शी से थोड़ा सा डरती हो या फिर तुम दोनों के बीच कुछ और भी चल रहा है। इस पर जोई तुरंत कहती है बिल्कुल नहीं, भला हमारे बीच ऐसा क्या चलेगा, वो बस मुझे थोड़े से रूड लगते हैं इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। कोई सामने से कहता है अगर तुम्हें वाकई में इनकी पड़ोसन बनने से प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा घर ढूंढ दूंगा। जिस पर वो उसे थैंक्स बोलती है और उसके पैसे वापस करके जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कोई वहाँ से चला जाता है। जोई की डोरबेल बजती है, वो दरवाज़ा खोलती है। शी घर के अंदर आ जाता है और कहता है मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड वो उसको किस करने लगता है। तभी एक बार फिर से डोर नॉक होता है बिकॉज कोई वापस आया था, लेकिन हमारा हीरो जोई को दरवाज़ा खोलने नहीं देता और वो उसको पकड़ लेता है। उसकी नेक पर किस करना शुरू करने लगता है। कोई भी लगातार डोर को नॉक किए जा रहा था और वो उसको दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन हमारा हीरो जोई से साफ इनकार कर देता है दरवाज़ा खोलने से। इसलिए वो कहती है दरअसल मैं नहा रही हूँ और मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। इस पर कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, मैं तुम्हें ये देना भूल गया था इसलिए मैं वापस आया। जिस पर वो कहती है मैं इसे कल ऑफिस में आकर ले लूँगी। इस पर कोई कहता है मैं इसको दरवाजे के बाहर छोड़ रहा हूँ। एंड वो दरवाजे के बाहर रख के चला जाता है। सी जोई को गोद में उठा लेता है और कहता है मुझे पसंद नहीं है, मेरे अलावा तुम किसी और से बात करो। एंड उसको किस करने लगता है। अब हम अगले दिन कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर जोई अपने टेबल पर काम कर रही थी। तभी वैनी आकर उसके सामने बहुत सारी फाइल्स रख देती हैं और जल्दी से उस काम को ख़त्म करने को कहती है। तभी वैनी की नज़र जोई की लव बाइट पर पड़ जाती है और वो जोई से कहती है ये सब क्या है। जिस पर जोई जल्दी से उसको छिपा लेती है, लेकिन वैनी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी, वो हमारी हीरोइन की इंसल्ट करने लगती है। कहती है कहने को तो तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और ये सब कुछ कर रही हो, अभी मैं तुम्हारे बारे में जाकर मिस्टर कुई को सब कुछ बताऊंगी कि तुम किस तरह की लड़की हो। तभी यहाँ पर कुई आ जाता है, उसको देखकर तो वैनी खुश हो जाती है। वो बोलने ही वाली थी कि सामने से कुई कहता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, तुम्हें कितनी बार बोला है अपने काम से काम रखा करो, दूसरे के काम में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो जोई से कहता है हॉस्पिटल की रेनोवेशन की खुशी में एक पार्टी है तो तुम मेरे साथ वहाँ पर चल रही हो। एंड वो उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। ये देखकर वैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है पहले मिस्टर कुई हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे, लेकिन जब से ये चुड़ैल आई है तो वो हमेशा इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं इस लड़की से इसका रिवेंज ज़रूर लूँगी। और इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदी पहले से ही मौजूद थी। यहाँ पर कुई और जोई आते हैं, ये जल्दी से उनके पास पहुँच जाती है, लेकिन कुई इस बंदी को कोई भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जोई के पास शी की कॉल आती है। जोई उसको बताती है मैं एक पार्टी में आई हूँ। जिस पर वो कहता है वो पार्टी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इस पर जोई कहती है लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी बीच हम वैनी को देखते हैं जो कि एक वाइन में कुछ मिला रही थी।
कॉल कट होने के बाद वो जोई के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर फालतू में खड़ी होकर क्या कर रही हो, तुम्हें गेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। और वो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसको मिस्टर कुई ने इनवाइट किया है तो तुम्हें उनका खास ध्यान रखना होगा। एंड वो उसे वाइन के गिलास देकर कहती है, जाओ उनको वाइन सर्व करो। इसके बाद हम शी को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करता है और कहता है कि आज हॉस्पिटल में कोई पार्टी है। सामने से जवाब आता है, सर हमने आपको पहले ही बताया था लेकिन आपने आने से इनकार कर दिया, क्या आप इसमें आ रहे हैं। जिस पर वो कहता है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं आधे घंटे में उधर पहुंच जाऊंगा। इस पर सामने से वो बंदा कहता है, वैसे मास्टर ने कहा है उस पार्टी में काफ़ी सारी एक्ट्रेस आ रही हैं, आप अपने लिए किसी को पसंद कर सकते हैं। जिस पर वो बंदा सामने से कहता है, उस बुढ़े को अपना काम करने दो, जितना मैंने कहा है बस उतना करो, मुझे एड्रेस भेज दो। अब हम जोई को देखते हैं जो कि उस एक्ट्रेस के पास आती है और फिर उसको वाइन देती है। वो बंदी उस वाइन को पी लेती है तो तुरंत उसका गला खराब हो जाता है। वैनी उनके पास भाग कर आती है और कहती है, ये तुमने क्या कर दिया, तुम इन्हें ये वाइन कैसे दे सकती हो, इनको इससे एलर्जी है, अब ये गाना कैसे गाएंगी। तभी यहाँ पर कुई भी आ जाता है। ये बंदी कुई के आते ही फालतू बकवास करना शुरू कर देती है और कहती है, ये इसने जानबूझकर किया है। इस पर वो कहता है, एक काम करो, पहले इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ और जो बाकी के सिंगर्स और डांसर्स हैं उन्हें यहाँ पर भेज दो। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है, मैंने उन्हें पहले ही कैंसिल कर दिया, मुझे लगा सिर्फ यही यहाँ पर गाना गाएंगी। जिस पर वो कहता है, तुम मेरे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर वैनी कहती है, ये सब कुछ जोई की वजह से हुआ है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये मुसीबत आती ही नहीं। जिस पर कोई उसके ऊपर भड़कने लगता है लेकिन जोई उसे शांत कराकर कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिंगिंग कर सकती हूँ। इस पर वैनी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम सिंगिंग करोगी। इस पर कोई उसे शांत करा देता है और जोई को कहता है, जाओ तुम कर सकती हो। एंड वैनी से कहता है, जाओ इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। वो उसको वहाँ से ले जाती है। इसके बाद यहाँ पर शी भी आ जाता है और आते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले कुई से होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर और अपने फेस पर मास्क लगाकर आती है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना गाती है। उसका गाना सुनकर तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। सी भी सोचता है, ये बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। जब उसका गाना खत्म होता है तो सभी लोग क्लैप करते हैं और एक लड़की उसके पास आकर कहती है, आपने वाकई में बहुत ही अच्छा गाया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अपना चेहरा छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आप हम सभी के सामने अपना चेहरा रिवील कर सकती हैं। और वो सभी उसे मास्क हटाने को कहते हैं। इसके बाद ये बंदी जैसे ही मास्क हटाती है तो वैनी तो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और हमारा हीरो तो उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद हमारी हीरोइन जैसे ही स्टेज से नीचे आती है तो वैनी गुस्से में उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया था, तुम अच्छी सिंगिंग करती हो इसीलिए तुमने उसे वो वाइन दी। पर हमारी हीरोइन कहती है, अगर मुझे पता होता कि उसको वाइन से एलर्जी है तो जो गिलास तुमने मुझे दिया था मैं कभी उसको नहीं देती। इस पर ये बंदी सामने से कहती है, तुम अपना किया कर्म मेरे सर पर डालना चाहती हो। एंड वो चिढ़कर उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, पर तभी हमारा हीरो आकर उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर कोई भी आ जाता है और कहता है, तुम एकदम बेशरम हो चुकी हो, तुम्हें इतनी बार समझाया है लेकिन तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर कर रहा हूँ। इस पर यह बंदी चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, मैंने इस कंपनी में 10 साल तक काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी सामने से शी कहता है, जो तुमने हरकत की है ना वो बहुत ही गिरी हुई है। इस पर यह बंदी सी पर चढ़ते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मेरे साथ बकवास करने वाले, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिस पर शी कहता है, बाहर जाने का टाइम मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा आ गया है, और वो गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। तभी यहाँ पर कोई जोई को बताता है कि शी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, साथ ही वो शी ग्रुप का वारिस भी है। ये सुनकर तो ये बंदी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इस पर शी उसको साइड में खींचकर ले आता है। जोई कहती है, तुमने कभी पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, भले ही मैं उनका वारिस हूँ लेकिन मैं उन्हें कभी कोई वारिस नहीं दे सकता। और वो जोई से कहता है, क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो। जिस पर ये बंदी सामने से कहती है, मैंने तो कभी ये बात बोली भी नहीं कि मुझे साथ नहीं रहना। इस पर यह बंदा कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वाकई में इतना अच्छा गाया है, तुम बहुत ही अच्छी सिंगर हो।
शी उसको किस करने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन ये उसको रोक देती है और कहती है पार्टी ख़त्म हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। जिस पर वो कहता है लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आया। इस पर ज़ोई कहती है ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी हमें देख सकता है, हमें चलना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम कंपनी का सीन देखते हैं। ज़ोई जब कंपनी में जाती है तो वैनी अपना सामान लेकर जा रही थी और वो कहती है तो मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक मुझे इस जॉब से फायर करवा कर। इस पर वो कहती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इस पर वैनी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मिस्टर वांग को कॉल करके कहती है आज रात की मीटिंग में मैं एक लड़की को भेज रही हूँ ताकि वो आपको खुश कर सके। इसके बाद हम ज़ोई को देखते हैं, उसके पास कोई आता है और कहता है आज रात एक मीटिंग है तो तुम मेरे साथ उसमें चलना। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मिस्टर वांग से मिलने पहुँच जाते हैं। मिस्टर वांग जैसे ही हमारी हीरोइन को देखते हैं तो कहते हैं क्या तुम वैनी की जूनियर हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो उसे ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन कोई कहता है वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, वो ड्रिंक नहीं कर सकती। इस पर मिस्टर वैन कहते हैं ड्रिंक करने में क्या प्रॉब्लम है। इस पर वो बंदा कहता है उसका पेट खराब है। इस पर मिस्टर वैन कहते हैं अगर वो ड्रिंक नहीं करेगी तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की खातिर ये बंदी ड्रिंक करने के लिए राज़ी हो जाती है और ये उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है। ये बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाती है। कोई इसको घर पर लेकर आता है। सी कैमरे से ये सारी चीज़ें देख रहा था। कोई जैसे ही वहाँ से जाता है हमारे हीरो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसको घर के अंदर लेकर आता है और उसके ऊपर गुस्से से भड़क जाता है। कहता है तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, कोई तुम्हें कस्टमर से मिलवाने लेकर जाता है, तुमने मुझे ये नहीं बताया और तुम वहाँ पर ड्रिंक भी करती हो। लेकिन ये बंदी उसकी टाई पकड़ कर खड़ी होती है और उससे टच करके कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। इस पर सी उसे रोकते हुए कहता है ये फालतू बकवास मत करो, पहले मुझे ठीक से बताओ। जिस पर ये बंदी कहती है मुझे अब ये सारी बातें नहीं करनी एंड वो उसको सोफे पर गिरा देती है। वो उसको किस करने के लिए उसके करीब आती है, लेकिन फिर अचानक से पीछे हट जाती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनते ही तो शी एकदम चौंक जाता है और कहता है कहाँ पर दर्द हो रहा है। वो टच करके पूछता है, ये बंदी बताती है कि यहाँ पर। जिसके बाद वो कहता है मेरे साथ जल्दी से हॉस्पिटल चलो और वो उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। के बाद हम हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक नर्स होती है। वो नर्स से पूछती है मुझे क्या हुआ। जिस पर वो कहती है आपने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया था इसलिए आपके पेट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। साथ ही वो नर्स उससे ये भी कहती है कि आपके हस्बैंड ने सारे बिल्स पे कर दिए हैं। जिस पर वो कहती है कौन हस्बैंड। इस पर वो कहती है डॉक्टर शी। इसके बाद वो बंदी वहाँ से चली जाती है। कोई ज़ोई से मिलने आता है और सबसे पहले उससे माफ़ी मांगता है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ पर शी आ जाता है और उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं यहाँ पर राउंडिंग के लिए आया हूँ। जिस पर कोई कहता है अगर कल रात तुमने ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या होता, और वो उसे थैंक्स भी बोलता है। जिस पर सी सामने से कहता है तुम बहुत ही लापरवाह हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंपनी में ये सब कुछ होता है, तुम एक इंटर्न का ध्यान भी नहीं रख सकते। एंड वो उसको बहुत ज़्यादा सुनाता है। जिसके बाद कोई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शी ज़ोई से कहता है अपनी शर्ट ऊपर करो। जिस पर ये बंदी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये हॉस्पिटल है और अभी मैं पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई। जिस पर वो इसकी नाक पर मारते हुए कहता है बेवकूफ़ मत बनो, मैं यहाँ राउंड पर आया हूँ, मैं चेकअप करूँगा बस और कुछ भी नहीं, हमेशा गलत ही समझती हो। और वो उसको चेक करने लगता है। ये बंदा यहाँ पर इसके साथ बहुत ही प्यार से बात करता है। दूर से ये सब कुछ डॉक्टर जेनी देख रही थी और वो एक नर्स से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिस पर नर्स कहती है शायद ये डॉक्टर की लवर हैं, क्योंकि कल रात डॉक्टर इन्हें यहाँ पर लेकर आए और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ये सुनकर तो डॉक्टर जेनी को बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज ये हमारे हीरो को पसंद जो करती है इसलिए ये उसके केबिन में उससे मिलने पहुंच जाती है। ये उससे कहती है क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। जिस पर यह बंदा साफ इनकार करता है। इसलिए ये बंदी उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, लेकिन हमारा हीरो इसे ज़रा भी भाव नहीं देता।
जेनी का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए वो जोई के पास पहुंच जाती है और वो उसे बहुत ही गंदे तरीके से ड्रिप लगाती है। इस पर वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है मैं यहाँ की डीन की बेटी हूँ और मैं शी को पसंद करती हूँ, इसलिए उससे दूर रहो। और वो उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगती है कि तभी यहाँ पर शी आ जाता है और वो उसे डांटता है, जिस पर वो कहती है मैं तो बस ड्रिप लगाने आई थी। पर तभी जोई पीछे से कहती है अगर तुम वाकई में ड्रिप लगाने आई थी तो मुझे ये क्यों बोल रही थी कि शी से दूर रहो। बस फिर क्या था, सी तो उसके ऊपर बरस जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो हमारी हीरोइन की चोट पर दवाई लगाता है और उससे किस करता है कि तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और ये देखकर शॉक हो जाता है और उसके हाथ से सामान भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद तो कोई हमारे हीरो के ऊपर बरस जाता है और वो कहता है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और तुम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारी हीरोइन उसे रुकने को कहती है। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो ये बंदा शॉक हो जाता है बिकॉज़ ये भी हमारी हीरोइन को लाइक करता था। वो उससे कहता है मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ से जाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से शी हमारी हीरोइन के क्लोज आता है। वो कहती है तुम इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रहे हो। इस पर शी कहता है बिकॉज़ उसकी वजह से हमारी किस अधूरी रह गई, और वो उसको किस करने लगता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई जोई को घर पर ड्रॉप करने आता है, लेकिन वो जोई से कहता है अगर तुम सी के बारे में सोच सकती हो तो एक बार मेरे बारे में भी थोड़ा सोच कर देखो। जिस पर वो कहती है आपका मतलब क्या है। वो बंदा सामने से कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इस पर यह बंदी उसे वहाँ से जाने को कहती है और इन दोनों की सारी बातें हमारा हीरो भी सुन लेता है। जोई जैसे ही घर के अंदर आती है तो शी उसे पकड़ लेता है। वो कहती है आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं, जिस पर सी उसको किस करने लगता है। सामने से हमारी हीरोइन भी उसे किस करती है और बस फिर क्या था, इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जोई की आंखें खुलती हैं, वो शी के पास होती है, वो जाने लगती है पर सी उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम हमेशा इसी तरह से मुझे छोड़कर चली जाती हो। जिस पर वो कहती है मैं बस ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद ये अपने हाथ उसे सी को खिलाती है। जाने से पहले वो उसे किस करता है और बाय बोलकर अपने काम पर चला जाता है। अब हम शी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके पास डॉक्टर जेनी आती हैं। डॉक्टर जेनी हमारे हीरो के लिए एक तोहफा लेकर आई थी। वो उसे देते हुए कहती है मेरे डैड चाहते हैं कि तुम मुझे एक दूसरा चांस दो। जिस पर हमारा हीरो उसे जाने को कहता है, लेकिन ये बंदी जाने का नाम नहीं लेती और कहती है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो लड़की तुम्हें बस फंसा रही है, उस गरीब लड़की को तुम्हारे पैसे से प्यार है। जिस पर शी कहता है उसको जिससे भी प्यार हो तुम्हारा लेना देना नहीं है, वो हम दोनों का मैटर है। लेकिन ये बंदी यहाँ पर शी से बहस करने लगती है, जिस पर शी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये इसे बहुत ज़्यादा डांटता है। इसीलिए ये गुस्से में उसके केबिन से बाहर आ जाती है एंड ये यहाँ पर वैनी से टकराती है और उस पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है। पर तभी वैनी से कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर वैनी कहती है तुम जोई से रिवेंज लेना चाहती हो और मैं भी यही चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो कि वॉशरूम में थी, उससे काफ़ी ज़्यादा वॉमिट हो रही थी। जिसके बाद वो सोचती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और प्रेगनेंसी किट लेकर आती है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है बिकॉज उसके हिसाब से तो शी कभी डैड नहीं बन सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो जल्दी से सी के पास कॉल करती है। वो एक मीटिंग के लिए जा रहा था। वो कहती है मुझे कुछ पूछना है। जिस पर वो कहता है पूछो। वो कहती है क्या वाकई में तुम कभी बाप नहीं बन सकते। जिस पर वो कहता है मैं 100% श्योर हूँ मैं कभी नहीं बन सकता, और फिर वो मीटिंग के लिए चला जाता है। जोई काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसकी डोरबेल बजती है, वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो घर के सीधा अंदर घुसकर कहती है तुम इतने आलीशान घर में रहती हो, तभी तो मैं सोचूं तुम्हारे पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। और वो उससे पैसे मांगना शुरू करती है। जिस पर वो कहती है मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं, मेरे पास देने के लिए अब और पैसे नहीं हैं। लेकिन ये बुढ़िया यहाँ पर उसके साथ बहस करने लगती है और इसी बीच इस बुढ़िया को पता चलता है कि जोई प्रेग्नेंट है। जिसके बाद तो वो इसके ऊपर चिल्लाने लगती है और वो उसे खींचकर हॉस्पिटल में ले जाने लगती है।
दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि मीटिंग रूम में बैठा हुआ था और उसका फ़ोन स्क्रीन से कनेक्ट था और तभी उसके पास हमारी हीरोइन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम पे हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ मुझे बचाने के लिए जल्दी आ जाओ। ये पढ़कर तो सभी शॉक हो जाते हैं। हमारा हीरो भी पूरी तरीके से शॉक था और वो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। वो उसे ढूंढने लगता है। एक नर्स उसे बताती है कि एक लड़की को अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है, जिसके बाद वो सारे ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है बारी बारी। अब हम जोई को देखते हैं जिसको उसकी माँ और डॉक्टर जेनी ने बांध दिया था। वो कहती है ये सब गलत है। इस पर डॉक्टर जेनी कहती हैं, इस हॉस्पिटल के डीन मेरे डैड हैं, तो कुछ भी गलत करूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो यहाँ पर उसे पीटती है। वो यहाँ पर उसका ऑपरेशन करने वाली थी, तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। उसको देखकर तो डॉक्टर जेनी घबरा जाती हैं, लेकिन इसकी माँ तो घबराती ही नहीं। वो कहती है, डॉक्टर ये मेरी बेटी है, इसका जल्दी से ऑपरेशन करो। इस पर वो कहता है, दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम दोनों मेरे हाथों से पिटती हुई अच्छी नहीं लगोगी। जिस पर डॉक्टर जेनी उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, और हमारा हीरो से एक ज़ोरदार तमाचा मारता है। इस पर इसकी माँ तो एकदम घबरा जाती है क्योंकि अगली बारी तो उसी की थी। इसके बाद सी जोई के हाथ खोलता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी माँ सुमड़ी में से वहाँ से निकल लेती है। सी जोई को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई। और अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जोई हॉस्पिटल में थी और सी उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जिस पर वो कहती है, मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। इस पर शी कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तुम थक जाओगी, और तुम थकोगी तो फिर हमारा बच्चा भी थक जाएगा और हम उसे परेशान नहीं कर सकते। और वो बड़े ही प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाता है। यहाँ पर उसका मैनेजर आता है और कहता है, इस सारे मैटर की अच्छे से जांच की गई है। डॉक्टर जेनी, मैडम की मदर और साथ ही वैनी को जेल भेज दिया गया है एंड डीन के ऊपर भी केस किया गया है। इसके बाद मैनेजर कहता है, आपके फादर पूछ रहे हैं कि आप मैडम को लेकर घर पर कब आएंगे, बिकॉज वो अपने पोते को गोद में खिलाना चाहते हैं। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन को काफ़ी गहरा झटका लगता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी शी घुटनों पर उसके सामने बैठ जाता है और एक रिंग निकाल कर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर ये बंदी सामने से कहती है, इस तरह से हॉस्पिटल में कोई किसी को कैसे प्रपोज कर सकता है? इस पर वो कहता है, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं एकदम कोल्ड पर्सन हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं, तुम मुझे इस तरह से मिली, तुमने मुझे चेंज कर दिया, शायद इसी को किस्मत कहते हैं। इस पर जोई कहती है, तुमने भी मेरी बहुत बार मदद की है, तुमने मुझे बचाया है और साथ ही मुझे गलत रास्ते पर जाने से भी रोका है। वो कहता है, तो क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर जोई दूसरी तरफ फेस कर लेती है, जिस पर शी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन तभी वो उसकी तरफ अपना हाथ करके कहती है, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूँगी। इसके बाद वो जल्दी से उसे रिंग पहनाकर उसके हाथ पर किस करके उसे एकदम टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद हम 8 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सी जोई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, वो उसे कोई भी काम नहीं करने देता। और तभी हमारी हीरोइन को अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे घर से लेकर निकलता है। इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल के वॉशरूम में देखते हैं। तभी जोई एक लड़की को कॉल पर बात करते हुए सुनती है। वो भी अपने एग सेल करना चाहती थी। वो लड़की भी अपने एग सेल करना चाहती थी। इस पर जोई जल्दी से उसका कॉल कट कर देती है और कहती है ये बहुत ही गलत चीज़ है, और वो उसे अच्छा खासा ज्ञान देती है और ये ज्ञान उस लड़की के भेजे में घुस जाता है और वो कहती है मैं फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन वॉशरूम से बाहर आती है जहाँ पर सी उसका इंतज़ार कर रहा था। वो पूछता है तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, जिस पर वो उसे उस लड़की के बारे में बताती है। इसके बाद ये दोनों बस यही बातें करते हैं कि इन्हें लड़का होगा या लड़की, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।